हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। मतलब सतलज नदी तथा काली नदी के बीच में हिमालय को क्या नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन से नदी के बीच में हिमालय का क्या नाम है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, इस तरह से हम देख लिए ये हिमालय है। यहाँ सबसे ऊपर में इस साइड जो है इसको मान लीजिए कौन सा रिवर है ये, सिंधु है। ठीक है, एस लिख दिए सिंधु। उसके बाद फिर यहाँ पर है सतलज, SAT सतलज। ठीक है, फिर उसके बाद सतलज के बाद इधर लिख लीजिए काली नदी। ठीक है, काली के बाद फिर इधर तीस्ता नदी। ठीक, और तीस्ता के बाद फिर इधर दिहांग कहिए या फिर ब्रह्मपुत्रा कहिए। ठीक है, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा। अब किसके सिंधु तथा सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं उसको? पंजाब हिमालय। सिंधु तथा सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर क्या है, सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। के लिखती है कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली तथा तीस्ता के बीच में जो है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं उसको? उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, फिर तीस्ता से लेकर के तीस्ता से लेकर के दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा के बीच के हिमालय को कहते हैं क्या? असम हिमालय। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सतलज तथा काली के बीच का नदी। तो सतलज तथा काली के बीच में कौन सा है? ये है कुमाऊं हिमालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। दूसरा क्या है, सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना क्या चीज से संबंधित है? तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, बिल्कुल नहीं। सौभाग्य योजना जैसे ही बोला जाए तो एक चीज याद रखिएगा, क्या चीज? सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना मतलब सहज बिजली हर घर योजना। तो यह आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। इसका संबंध किसका? सौभाग्य योजना का। याद रखिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? क्या है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें ब्राजील, रूस, चीन ये सब तो सदस्य है। ब्रिटेन जो है वह ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। पूछा जाएगा ब्रिक्स का सदस्य कौन सब है, तो इसमें हो जाएगा ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या सब है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पूछा जाएगा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? इसका चीन में है, संघाई में। ठीक है, तो जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है वह है ब्रिटेन। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका चौथा नंबर। क्या है, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? तो कितने वर्ष तक बढ़ा दिया इसको? 2028 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 2028 तक बढ़ा दिया है। इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पांचवा नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था, यह मौलिक अधिकार द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, यह भी सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, यह भी सही है। तो तीनों कथन सत्य है जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। क्या 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया सूर्यवाला को। किसको? सूर्यवाला को प्रदान किया गया। 2023 में जो 33वां व्यास सम्मान दिया गया था वह पुष्पा भारती को दिया गया था, याद रखिएगा।
ठीक है। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यवाला को प्रदान किया गया, बी उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण या ब्रेन इम्प्लांट किया गया? तो मस्तिष्क प्रत्यारोपण डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले किया गया ब्रिटेन में। इसका हो जाएगा बी उत्तर। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का जो खिताब जीता यह है जैनिक सिनर। इसका ए उत्तर हो जाएगा। कौन? जैनिक सिनर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब। ठीक है। 2024 में यह यूएस ओपन का भी खिताब जीता था। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। चलिए अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जो शुरू किया गया है यह जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? माउंट किलिमांजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो माउंट किलिमांजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो बने हैं यह है तेगवीर सिंह। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र समर्थन किया? तो याउंडे घोषणा पत्र को समर्थन किया है किस रोग से होने वाली, फिर से सुनिएगा, क्या है? किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देशों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों के हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र समर्थन किया? तो यह मलेरिया रोग से होने वाली मौत के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति संपन्न हुआ है जैसलमेर में। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां नंबर क्या है? बिहार मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीणा को। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है? हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया? तो एंटी रेप बिल 2024 पास किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? तो जनरेशन बीटा बेबी बॉय जो राज्य में पैदा हुआ वह है मिजोरम। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो यह तृतीय चरण में है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा एक बार क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV 661 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? तो यह है तृतीय चरण में खराबी होने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा। ये होगा 20 का उत्तर। अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
फिर से सुनिएगा क्या है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह अनुच्छेद 250 के तहत कानून बना सकती है राज्य सूची में। बाकी इसमें ए नंबर में दिया हुआ है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 जान लीजिए क्या है। यह राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा के 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। फिर से सुनिएगा क्या है। अनुच्छेद 249 के तहत कहता है जो अ, राज्यसभा है वह बहुमत द्वारा राज्य सूची में कानून किसी विषय पर कानून बनाने के लिए लोकसभा को 1 वर्ष के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि वह राष्ट्रहित के लिए आवश्यक हो तो। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अनुच्छेद 252 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, मतलब राज्य सूची में कानून बनाने से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात, जब राज्य सहमति दे देगी उसके पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा अन्य राज्य द्वारा इस पर विधायन अंगीकार कर सकती है, मतलब इस पे कानून बना सकती है अगर राज्य जो है इस पे सहमति दे दे तो, अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची में। ठीक है। अनुच्छेद 253 दिया हुआ है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची में मतलब राज्य सूची में या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये 253 में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उसके बाद इसका जो होगा उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद जो कानून बना सकता है राज्य सूची पर, यह अनुच्छेद 250 के तहत। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां नंबर क्या है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है यह 5/6 सदस्य का, टोटल सदस्य के 5/6 सदस्य का जो है चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। विधान परिषद के कुल सदस्य में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? फिर से सुनिए क्या है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो यह मिला है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद नंबर 21 में है। ठीक है, इस याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और कुछ कुछ अनुच्छेद इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 के तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर कोई अपराध करता है उसके दोष को सिद्धि के संबंध में उसको संरक्षण रहेगा। क्या चीज? जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, यह अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। क्या है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, ये भी अनुच्छेद 20 में ही है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी अनुच्छेद 20 के तहत है। और इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में दिया है कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, कुछ दशा में अगर गिरफ्त किया जाता है, निरोध किया जाता है, उसमें संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध बताया गया है, किसमें? अनुच्छेद 23 में। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? फिर से सुनिए क्या है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो यह 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है? फिर से सुनिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है? तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये उपराष्ट्रपति नहीं हुए थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। बाकी इसमें जो है सभी उपराष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो रहे हैं, लेकिन यह
प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ये प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। क्या? प्रेसिडेंट नहीं बने हैं कभी। ठीक है, ये भैरव सिंह शेखावत प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है अ, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां नंबर क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में कौन सही है? तो हमको क्या देखना है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही है? सबसे पहले जान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो यह लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव के समर्थन के लिए 50 सदस्य की सहमत आवश्यक है। मतलब अगर हम प्रस्ताव लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के समर्थन के लिए कम से कम 50 सदस्य की सहमति आवश्यक है। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है? यदि अविश्वास प्रस्ताव संबंध में कौन सा सही है? पहला क्या दिया है? यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। ये तो गलत दिया हुआ है। वह अगर वह पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है, मतलब वो उसको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ये तो गलत है। डी नंबर में दिया हुआ है, क्या लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो कथन सही है डी नंबर में है, लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्या है? डेंगू बुखार एरो वायरस से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्लेग, यर्सानिया पेस्टिस से होता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? सिफिलिस या सुजाक, सिफिलिस या सुजाक जो है इसमें दिया हुआ है ट्राइचूरिस, ट्राइचूरिया, ट्राई चिउरा, ये गलत दिया हुआ है। जो सुजाक होता है वह निसेरिया गोनोसी गोनोरिक विषाणु से होता है। क्या चीज से? निसेरिया से, निसेरिया गोनोरिक, निसेरिया, इतना याद रखिएगा, निसेरिया गोनोरिक जीवाणु से होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। अगला दिया मलेरिया, तो क्या है? प्लाज्मोडियम वाई वैक्स से होता है, ये सही दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य का ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है विटामिन ए की उच्च मात्रा इसमें होती है। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, कठोर साबुन है। तो कठोर साबुन क्या है? तो यह उच्च वसीय अम्लों की सोडियम लवण है। ठीक है, क्या है? कठोर साबुन जो है यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। क्या स्तंभ एक स्तंभ दो को मिलाना है? ठीक है, एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे प्रभावित अंग दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। क्या सबसे पहले दिया है ग्रेव्स रोग, तो ग्रेव्स रोग जो होता है यह थायराइड ग्रंथि में होता है, तो इसका ए का हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा दिया हुआ है डायबिटीज मेलिटस, तो डायबिटीज मेलिटस अग्नाशय में होता है, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डायबिटीज इंसिपिड्स। ठीक है, इंसिपिडस जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस, यह पीयूष ग्रंथि में होता है, तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसका दिया है एडिशन रोग, एडिशन रोग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो ये हो जाएगा डी का 3। इस तरह से देख लिए 2 4 1 3, यह ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उसके बाद 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन में भी हमको सुमेलित करना है, मिलान करना है। इसमें देख लेते हैं, एक तरफ क्या है? साइकस, साइकस सबसे बड़ा पुमंग है, तो ये हो जाएगा ए का 4। साइकस क्या है? सबसे बड़ा पुमंग है। उसके बाद क्या है? लोडोसिया, लोडोसिया है सबसे बड़ा फल, ये हो जाएगा बी का 2। तीसरा दिया हुआ है रफेलसिया, तो रफेलसिया जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है, ये हो जाएगा सी का 3। उसके बाद दिया आर्किड, आर्किड सबसे छोटा बीज है, इसका डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 2 3 1, यह ऑप्शन नंबर
ए में है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं उसका 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्या है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। तो एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, ये हो जाएगा इसका सी नंबर। बाकी लड़की में बालिका में एक्स एक्स होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह है सौर ऊर्जा, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो दलहन पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो निर्माण करता है यह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके बंद होने से तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है, तो यह है प्रोजेस्टेरॉन, ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है। जो वायु द्वारा फैल सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह है यक्ष्मा या टीबी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बी। बाकी इसमें दिया है ग्वाइटर घेंघा रोग, यह आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है, एड्स जो है यह प्लेसेंटा से फैलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेंगू जो है यह एडिज एजिस्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो साबुन जो है सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, यह किसका है, तो यह है सीटियरिक अम्ल का, बिल्कुल सही है। ओलिक अम्ल का, ये भी सही है। पॉमेटिक अम्ल का, मतलब इनमें से सभी है। फिर से सुनिएगा क्या है, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो यह है स्टीयरिक अम्ल का, ओलिक अम्ल का, पॉमेटिक अम्ल का, मतलब इसमें से सभी का है। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसके सामने माचिस दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह है रासायनिक उर्वरक या कृषि उर्वरक कह सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, कृषि उर्वरक में इसका यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है कृषि उर्वरक में या रासायनिक उर्वरक में। बाकी माचिस के लिए याद रखिएगा फॉस्फोरस, क्या चीज़ माचिस के लिए याद रखिएगा, माचिस में फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये शुष्क सेल में है, बिल्कुल सही है। उसका सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल बिल्कुल सही है। यूरेनिक परमाणु बम में ये भी सही है। यूरेनियम जो है परमाणु बम में बिल्कुल सही दिया हुआ है, पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41वां नंबर क्या है। 41वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज के जब छिलके उतारते हैं तो आंसू आते हैं, तो वह क्या निष्कासित करते हैं, तो यह सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो कहा जाता है यह ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। जो प्राकृतिक कोलाइड है वह है रक्त, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है समरूपीय त्वरित गति, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 45वां नंबर क्या है, किसी पदार्थ की उष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है। तो किसी पदार्थ की उष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उष्मा ली जाए या अथवा छोड़ी जाए, इसका हो जाएगा सी उत्तर। 46वां नंबर देख लेते हैं क्या है, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है। जब गति के दौरान होता है कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं उसका 47वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो यह है, इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले माइक्रो तरंग, फिर अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण,
डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। जो बढ़ते क्रम में है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आवृत्ति में बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो पादप कोशिका में जो स्वयं का डीएनए अपना डीएनए होता है या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 49वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ सिक्के तथा धातुएं दिया हुआ है। सबसे पहले दिया कुषाण वंश, तो यह स्वर्ण एवं ताम्र सिक्का चलाया था, बिल्कुल सही है। गुप्त जो है स्वर्ण एवं रजत चलाया था, ये भी सही है। सातवाहन का स्वर्ण दिया हुआ है, तो यह स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया था। तो सातवाहन क्या सब चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, सिल्वर चलाया था, फिर तांबा का चलाया था और सीसा का चलाया था। सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो सीसा का सिक्का कौन चलवाया, तो सातवाहन चलवाया था। तो याद रखिएगा, सातवाहन स्वर्ण सिक्का नहीं चलवाया था, चांदी, तांबा और सीसा का सिक्का चलवाया था। हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी कलचुड़ी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों चलवाया था, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था, यह था सदाशिव राय। ए इसका उत्तर हो जाएगा। राक्षसी तांगरी तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। ए उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का भारत में आयोजन किया गया गांधीनगर में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? तो R37 हड़प्पा से मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को जो कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। सुमेलित करना है हमको। क्या है? वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ठीक है, तो देख लेते हैं वैदिक काल में क्या था। सबसे पहले ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का था यज्ञ करना, इसका हो जाएगा ए का 2। दूसरा शूद्र दिया हुआ है, तो इसका था सेवा से रिलेटेड काम, तो बी का 1 हो जाएगा। फिर वैश्य है, वैश्य का व्यापार से रिलेटेड था, तो सी का 4 हो जाएगा। और क्षत्रिय है, इसका रक्षा से रिलेटेड था, तो डी का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। क्या शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो यह चौसा के युद्ध के विजय के बाद। ठीक है, जब चौसा का युद्ध जीत गए शेरशाह, तो वह शेरशाह की उपाधि धारण किए थे। पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। देवरा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1532 में। देवरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? यह हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था देवरा का युद्ध। अगला देखते हैं क्या है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। फिर दिया हुआ है डी नंबर में सरहिंद का युद्ध, यह 1555 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 57वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या है? 57 नंबर में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। यह जो संस्था है, यह कब कब लाया गया था या इसकी स्थापना कब हुई थी? फिर इसके बाद खुद पता चल जाएगा जो ये सब स्थापना में सबसे पहले प्रथम संस्था कौन थी। तो आत्मीय सभा दिया हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, उसका दिया है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में। ठीक है, उसका दिया है तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा हुआ था 1839 ईस्वी में। ठीक है,
उसके बाद फिर दिया हुआ है कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की जो स्थापना हुई थी यह 1821 ईस्वी में हुई थी। तो हम जैसा कि देख लिए इसमें सबसे पहला संस्था जो था जिस स्थापना हुआ यह है आत्मीय सभा, तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो यह था लॉर्ड ऑकलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो जो अरब यात्री था इब्न बतूता यह आया था किसके शासन काल में? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता। किसके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था इब्न बतूता। पूछा जाता है ये कहाँ से आया था, तो यह अरबी यात्री तो कह सकते हैं, लेकिन यह मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे। क्या नियुक्त किए थे? दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे। इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रहला। याद रखिए क्या नाम है? रहला। इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक जो है रहला है। बाकी इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं कुछ कुछ क्या है। इसे पागल सन की रक्त पिपासु राजा कहते हैं। ठीक है, इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी चेंज कर दिया और उसका नाम बाद में बदल करके क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। इन्होंने एक मुद्रा चलाया जिसको एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। आगे है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक है। ठीक है, सबसे पहले भारत में नहर बनाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। फिर इल्तुतमिश के बारे में जान लीजिए जो ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, एकता प्रणाली स्टार्ट किया था, चालीसा का गुलाम संगठन चहलगानी का स्थापना किया था। ठीक है, और यह कुतुब मीनार को संपूर्ण रूप से बनवाया था, मतलब पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक थे जो ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया लगाया था। ब्राह्मण पर जजिया इससे पहले कोई भी शासक नहीं लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे शासक थे जो ब्राह्मण पर जजिया लगाया था, मतलब उस तरह जो नॉन मुस्लिम होता था उस पर टैक्स लगाया जाता था, जिसमें ब्राह्मण पर सबसे पहले कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऐसा माना जाता है फिरोज शाह तुगलक भारत में नहर का जाल बिछाया था, मतलब बहुत सारा नहर बनवाया था। ठीक है, और यह सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए टैक्स भी लेता था, तो मतलब सिंचाई कर लेता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60वां नंबर। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे यह थे विंस्टन चर्चिल। इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो देख लेते हैं कौन प्रारंभ किया था। इसमें लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम बेंटिक। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे पहले जो भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था जेम्स ऑस्टन हिक्की या जे ए हिक्की कहिए, जो बंगाल गजट पत्र स्टार्ट किया था, समाचार पत्र। ठीक है, तो उसका नाम याद रखिएगा। बंगाल गजट समाचार पत्र स्टार्ट किया था जेम्स ऑस्टन हिक्की या फिर जे ए हिक्की, याद रखिएगा। इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई नहीं होगा, आंसर डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह सदस्य नहीं था? तो मित्र राष्ट्र के समूह सदस्य नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसमें देख लेते हैं इटली, जापान, यूएसए। इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो कि इसका सदस्य था, मतलब डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं? तो पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं तो जीव एवं अजीव जो होते हैं वह पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 64वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो स्थित है यह है हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में। यह हो जाएगा इसका उत्तर बी नंबर। अगला देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तुमालापल्ली। क्या है? तुमालापल्ली खदान जिस दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तो तुमालापल्ली खदान जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 66वां नंबर क्या है, गंगा के मैदान को एक
डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गंगा के मैदान को क्या चीज़ के रूप में वर्णित किया जाता है? तो यह वर्णित किया जाता है जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या? जियो सिंक्लाइन के रूप में। 67वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 68वां नंबर? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो वर्षा जल संचयन जो फायदेमंद है यह है भूमिगत जल के स्तर को सुधार के लिए। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 69वां नंबर। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों के को आपस में जोड़ता है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है यह भारत के शहर को जो आपस में जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं उसके बाद 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं दिए गए कोड के अकॉर्डिंग सूची 1 सूची 2। सबसे पहले देखते हैं कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ए का हो जाएगा 1। दूसरा दिया हुआ है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड है कोट्टायम में। ये हो जाएगा इसका बी का 3। ठीक है, उसके बाद चाय बोर्ड। चाय बोर्ड है कोलकाता में। तो ये हो जाएगा सी का 4। उसके बाद तंबाकू बोर्ड, यह है गुंटूर में। इसका हो जाएगा डी का 2। तो 1 3 4 2 यह ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते थे? तो पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल पदक 29 जीते थे। 29 पदक इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है वह जो दो झील है जिसके बीच में अवस्थित है, यह ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में है। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका उत्तर डी नंबर। नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में है, मध्य में है। अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। क्या? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैल श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश में है। ये उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं 74वां नंबर। इसमें देखते हैं क्या कहता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको देखना है। एक तरफ स्थानीय पवन दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। मतलब कौन सा पवन जो है किस देश में है? तो सबसे पहले चिनूक। चिनूक जो है यूएसए में है, बिल्कुल सही है। फोन स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है सिरोको। सिरोको कनाडा लिखा हुआ है, कनाडा नहीं होगा, इटली होगा। ठीक है, तो सिरोको इटली में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लू जो है भारत में, बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? सुनिएगा क्या है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं, मतलब जो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, यह कौन सा है? तो कर्मनाशा, पुनपुन ये सब दक्षिण दिशा से मिलती है। सोन दक्षिण दिशा से मिलती है। महानंदा जो है यह उत्तर दिशा से मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो उत्तर दिशा से मिलती है। पूछा जाएगा कहाँ मिलती है, तो यह कटिहार में मिलती है। कहाँ पर? कटिहार में मिलती है। ठीक है, और महानंदा नदी कटिहार और पूर्णिया जिला में बहती है। कर्मनाशा नदी जो है बक्सर के चौसा में गंगा में आकर के मिलती है। पुनपुन जो है यह फतुहा में आकर के गंगा में मिलती है। सोन जो है पटना के मनेर में आकर के गंगा में मिलती है। चलिए अगला देख लेते हैं 76वां नंबर। क्या है? पायराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो पायराइट मुख्य रूप से जो बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 77वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस वक्र दर्शाता है आय के वितरण का। यह हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला 78वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? बजट 25-26 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? फिर से सुनिए क्या है? बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? सबसे पहले कृषि उत्पादकता। देखिए क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। यह जो है पीएम धन योजना की विशेषता है। ऋण उपलब्धता ये भी है। फसल विविधीकरण ये भी है। कहा है 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, ये गलत दिया हुआ है। 2 दशमलव नहीं, 1.7 करोड़ किसान को लाभ हुआ, तो ये गलत है इसकी विशेषता में। ठीक है,
1.7 करोड़ याद रखिएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए देखते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, यह था प्रोफेसर रेगनर नर्क्स। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। क्या ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह कहलाती है प्रबंधित मुद्रा। इसका हो जाएगा डी उत्तर। अगला देखते हैं 81वां नंबर। क्या भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 ईस्वी में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया गोस्वामी समिति, तो औद्योगिक रुग्णता की समस्या से रिलेटेड बिल्कुल सही है। उसका जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से है, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है, ये भी सही है। उसका तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, ये बैंकों में ग्राहक सेवा से रिलेटेड नहीं है। तारापुर समिति है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता। ठीक है, ये डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। फिर से सुनिए क्या है? तारापुर समिति जो है यह रिलेटेड है पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता से। ठीक है, तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83वां नंबर। क्या फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आइए करते हैं 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद कहलाती है एंडुस्कुंटा। क्या कहलाती है? एंडुस्कुंटा कहलाती है फिनलैंड की संसद। नेशनल असेंबली दिया हुआ है, नेशनल असेंबली फ्रांस और पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। कांग्रेस दिया हुआ है, कांग्रेस जो है यह यूएसए के संसद को कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? जो ग्रीन पार्क कानपुर में है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 86वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 87वां नंबर। क्या होंडुरास की राजधानी कहाँ पर है? तो होंडुरास की राजधानी जो है होंडुरास की राजधानी है तेगुस सिगाल्पा। ठीक है, क्या है? तेगुसिगाल्पा है होंडुरास की राजधानी। याद रखिएगा होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा। यहाँ दिया हुआ निकोसिया। निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। नोहम पेन दिया हुआ है। नोहम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी नोहम पेन है। ठीक है, मानागुआ जो है यह राजधानी है निकारागुआ की। ठीक है, बाकी होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्पा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस से। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 89वां नंबर क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग में है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के ये होते हैं। नाम याद रखिएगा 5 प्रकार के स्वर संधि का। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादी संधि। क्या सब है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये स्वर संधि के 5 हैं। ठीक है, प्रकार हैं। अगला देख लेते हैं 5 प्रकार हैं। अगला देख लेते हैं क्या है? विच इज नॉट अ पोजेसिव प्रोनाउन। देख लेते हैं कौन पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। हर्स, योर्स, आर्स, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है इट्स में, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं 92वां नंबर क्वेश्चन। 92वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच इज नॉट करेक्ट। इसमें देखना है कौन सही नहीं है। सबसे पहले मैंगोज सही स्पेलिंग है, हीरोज सही स्पेलिंग है, पोटेटोज सही स्पेलिंग है, या फोटोज दिया हुआ है तो फोटोज गलत है। ये इसमें बीच में जो है ना ई नहीं होगा। ठीक है, ई नहीं होगा बीच में, PHOTOS होगा। तो जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, डी नंबर है, यही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विज इनमें से किनका पर्यायवाची शब्द है? तो द्विज जो है पर्यायवाची शब्द है ब्राह्मण का, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देखते हैं उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो जो भक्ति, ऐसा संत कौन सा है जो भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? यह थे रामानंद। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं
95 नंबर क्या कहता है, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं विलुप्त संख्या क्या है, कैसे कैसे है। अ, बीच वाला हमको देखना है, तो इधर से देख लेते हैं। 40, इसको 2 से गुना कर दिए, 42 को 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से भागा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर 19 हो जाएगा, ठीक है। 84 जोड़ 19 जोड़ 1 कर दीजिए, कितना 84 जोड़ 19 जोड़ 1। जब 84 19 जोड़ 1 कीजिएगा तो 104 हो जाएगा। इसी तरह से 36 गुना 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 36 गुना 2 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इधर 52 में से 2 भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा इधर 26 हो जाएगा। 72 जो 26 कितना हो जाएगा 98 जो हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 99 हो जाएगा। उसी प्रकार 38 को अगर 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 38 दूना 76 हो जाएगा, ठीक। इधर 16 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा 8 हो जाएगा। तो 76 8 84 हो जाएगा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 85। तो इस प्रकार से मेरा बी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आइए करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज का दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं नंबर सीरीज में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, इस तरह से। तो सबसे पहले 0, 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब घटा 1 बराबर हो जाएगा 0। फिर 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब घटा 2, तो ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 घटा 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें फिर 24 में दिया हुआ है, ठीक है। 3 में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 घटा 3 कर दिया, फिर 3 का क्यूब घटा 3 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 घटा 4, 5 का क्यूब घटा 5, 6 का क्यूब घटा 6, ठीक है। तो इसी तरह से हो जाएगा 7 का क्यूब घटा 7 अगला। तो 7 का क्यूब घटा 7 जो हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 होता है, तो ये इसका हो जाएगा 336, 7 का क्यूब घटा 7, ए नंबर ऑप्शन। अगला फिर देख लेते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस तरह से, 3 40 96, ये डायरेक्ट दिख रहा है। अगर 2 पर पावर हम क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 2 पर पावर, 2 पर पावर अगर हम 12 लिखेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। और इसका √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे पावर 1/3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।